हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने 2023 का सी सेट का जो पेपर था यूपीपीएससी का, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। 59 तक हमने सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लेना या फिर सिलेक्शन क्लासेस पे सर्च कर लेना, यू विल फाइंड द वीडियो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू करते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 7th एंड 11th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन द 31 स्टूडेंट। मतलब 31 टोटल बच्चे हैं। अनूप की जो रैंक है वो 7वीं है। हाँ, अनूप यहाँ पे है 7वें नंबर पे, दैट इज 7th रैंक पे है। और जो सुनील है वो 11th नंबर पे है। सुनील की रैंक जो है वो 11th है, ठीक है, टॉप से, दैट इज फ्रॉम द टॉप। ये टॉप है। अब क्या बोलता है? टोटल 31 बच्चे हैं। आप सोच के देखो, अगर ये 7वें नंबर पे तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे? 6, 7, और ये 11वें नंबर पे, जिसका मतलब इनके बीच में कितने बच्चे होंगे? 3 बच्चे यहाँ पे होंगे। कैसे होंगे सर? भाई 6 बच्चे ऊपर हैं, 7वां ये रहा, 8, 9, 10, फिर 11वें पे सुनील आएगा। टोटल 31 बच्चे हैं। तो अगर 11वें पे सुनील है तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं? सुनील के नीचे टोटल 31 बच्चे हैं। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, 6 3 9 10 11, यहाँ पे इसके 20 बच्चे हैं। टोटल 20 बच्चे हैं। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, 20, 21, 24, 25 से 31 बच्चे। ठीक। अभी क्या बोलता है? व्हाट विल बी देयर रेस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितनी रैंक आएगी? मतलब अभी हमको नीचे से इनकी रैंक देखनी है बॉटम से। बड़ा इजी है यार ये भी। बॉटम से ऐसे चलना है। बॉटम से सबसे पहले सुनील आपको देखने मिलेगा, उसके ऊपर फिर आएगा अनूप। तो सुनील का जो नंबर होगा बॉटम से, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ 20, और 20 तो है ही है, 21वें नंबर पे आएगा। और ये भाई साहब कितने पे आएंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25। इनकी जो रैंक आएगी वो 25th आएगी। तो कौन कौन सा आंसर आ जाएगा? दैट इज 21 और 25। ये इसका राइट आंसर है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मीन मीडियन का क्वेश्चन है कि 11 ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ 10 एंड 9 आर रेस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑन इवन एंड द ऑड प्लेसेस, देन वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द 11 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखो 11 ऑब्जर्वेशंस आपने अरेंज करी है असेंडिंग ऑर्डर में। मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 और x11। ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशन है। ये सबसे बड़ी है असेंडिंग में। ठीक है, असेंडिंग में। तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? हाँ, इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इनका जो मीन आएगा वो सम करना पड़ेगा x1 x2 अप टू x11 डिवाइडेड बाय द 11। ठीक है, नो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बोलता है 10 एंड 9 आर द रेस्पेक्टिवली द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द इवन और ऑड प्लेसेस। मतलब अगर मैं इवन प्लेसेस वालों को देखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो मीन ऑफ इवन प्लेसेस तो कौन कौन से नंबर्स इसमें आएंगे? x2, x4, x6, x8 और x10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। इनका मीन आपको दे रखा है, दैट इज 10। इसका मतलब हो जाएगा x2, x4 और x10 तक जोड़ने पे आपको मल्टीप्लाई करने पर 5 हो जाएगा। तो x2, x4 और x10 तक आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने सम निकाल लिया। 2, 4, 6, 8, 10 का जो सम होगा इनका 50 होगा। क्यों? क्योंकि 5 टर्म्स है और एवरेज 10 है, तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। सिमिलरली अगर हम ऑड प्लेसेस को देखेंगे, अगर हम ऑड प्लेसेस को देखेंगे, ऑड पे क्या होगा? ऑड पे आ रहा है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, 1 3 5 7 9 11। मतलब थोड़ा इसका छुटकू करते हैं, छुटकू। ठीक है, अगर हम इस पे ऑड प्लेसेस को देखते हैं, इनका जो एवरेज आएगा ऑड वाला x1, x3, x5, x9
और x11। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं और इनका एवरेज आपको दे रखा है 9, इनका एवरेज 9 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इधर आ जाएगा और ये इनका सम आ जाएगा x11, ठीक है। तो इनका सम आ जाएगा दैट इज 54। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब आपको इन सबका एवरेज निकालना है। तो सबका एवरेज निकालने के लिए 1 से 11 तक का सम चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कैपिटल ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और मैं आपसे बोल देता हूँ कि ए और बी को जोड़ दो, हाँ प्लस कर दो, इनको जोड़ दो, जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो इधर तो मिलेगा दैट इज नंबर 50 और 54, भाई 50 प्लस 54 और एक तरफ मिलेगा आपको x1, यहाँ से x1 यहाँ से x2, फिर यहाँ से x3, फिर यहाँ से x4। ऐसे ही करते करते आपको सारे नंबर मिल जाएंगे x10 प्लस x11। इसका मतलब इन सब की जो वैल्यू आएगी वो 104 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 104। मतलब x1 x2 को जब आप प्लस करोगे सारे नंबर्स को तो उनका जो टोटल सम है वो 104 है, 104 है। अभी आपको इनका एवरेज निकालना है तो बड़ा इजी हो गया ना। 104 तो इनका सम हो गया भाई, x1 टू x11 और 11 से डिवाइड करोगे 11 निम्न 99 बचेगा आपको 5, 11 निम्न 99 बचेगा 5, 11 पंजे 55। तो 9.50 इस सवाल का राइट आंसर, 9.50 इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत मैथ था इसमें, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली सोच पाते, अगर आप इसको नॉर्मली सोच पाते तो आप सोच के देखो कि हमने किया क्या है। हमने जनरली किया क्या है कि हमने सबको ऐड किया है और ऐड करके तो इसका ऑड वाले प्लेसेस का जो एवरेज है वो 10 है, एक का 9 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 19/2 भी कितना आएगा? 9.5 आएगा, ठीक है। ये इसके पीछे का सुपर हैक था। क्यों? क्योंकि भाई इन सबका एवरेज, मतलब अगर मैं 2 4 6 8 10 की बात करता हूँ तो इनका एवरेज 9 है, इनका एवरेज 9 का मतलब इसमें इनका जो वैल्यू है दैट इज इनका जो एवरेज है वो 10 है। तो 10 इंटू 5 50 वैसे हो गया और बाकी का 6 नंबर ऑफ टर्म्स है उनका एवरेज 9 है तो 6 इंटू 9 54 हो गया। ऐड करने पर 104 हो गया और सीधा सीधा आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 9.5। होपफुली आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी कि जब हमारे पास किसी भी सीरीज पे टुकड़े का एवरेज दे रखा होता है तो हमको क्या करना है? उनको ऐड करना है, मतलब उनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। बट आप इसको छोड़ सके मैथ पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन है जैसे 825, 1873, 2267 और 15 और 46। तो इसमें से कौन सी बात ठीक लिखी है या कौन सी तीनों बात ठीक है, एक गलत लिखी है? तो अगर आप गौर से देखोगे तो 8 तिया 24 प्लस 1 25, ये मिल गया आपको। इसमें अगर आप देखोगे 18 चौके 72 प्लस 1 73। अगर हम इसमें देखेंगे तो 22 तिया 66 प्लस का 1 67। इसमें आप देखोगे 15 तिया 45 प्लस का 1 46। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि इसमें 4 टाइम करना पड़ रहा है +1, बाकी सब में 3 टाइम करना पड़ा है, ठीक है, वो इजी है। आगे हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि इफ आफ्टर सेलिंग 30 पेन द सेलर ऑब्जर्व द प्रॉफिट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ 10 पेन। मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसको कितना फायदा हुआ है? जितना सेल प्राइस 10 पेन का है। मतलब अगर मान लो एक पेन 2 रुपए में बेच रहा है तो 20 रुपए का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 10 पेन का जो प्राइस है वो उसका फायदा है। तो 10, अगर एक पेन 2 रुपए में बेच रहा है तो 10 पेन बेचेगा तो 20 रुपए बचेंगे, वही उसका फायदा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम ऑफ एसपी है, 10 टाइम ऑफ एसपी। अब उसने कितने प्रोडक्ट बेचे? उसने 30 बेचे। अब एक बात बताओ, यदि उसने 30 बेचे तो 30 खरीदे भी होंगे। कैलकुलेशन तो 30 के हिसाब से होगी, क्योंकि अगर हम 2 मोबाइल बेच के और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मतलब हमने 2 मोबाइल खरीदे भी होंगे तभी हम 2 पे कैलकुलेशन कर पाए। इसका मतलब अगर हम इसको सेलिंग प्राइस देखेंगे तो ये 30 एचपी हो जाएगा
और ये 30 सीपी हो जाएगा। 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 30 दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 30 सीपी इक्वल्स टू 20 एसपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है दैट इज 2:3। तो आप ये समझ के चलिए कि 2 रुपए की चीज़ आपने 3 में बेच दी, 2 रुपए की चीज़ 3 में बेच दी, तो कितना फ़ायदा हो गया। आप बोलोगे सर 1 यूनिट का फ़ायदा हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये हो जाएगा 1 का फ़ायदा कितने पर, 2 पर, ये 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इज इट क्लियर, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। ये भी बता देता हूँ, ए और बी ब्रदर हैं एंड 6, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए जो है भाई, जो हमारे पास पुरुष हैं, जो मैन हैं, उनके लिए हम सर्कल कर मतलब स्क्वायर कर लेते हैं और वीमेन के लिए सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ए जो है ब्रदर है और बी जो है वो सिस्टर है। हाँ, ये आपस में, ठीक है, ये आपस में ब्रदर सिस्टर। सी इज द फादर ऑफ ए। हाँ भाई, सी फादर है ना, तो इन दोनों का ही फादर बनेगा जब ये ब्रदर सिस्टर है, तो फादर है। एंड डी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी जो है इसकी सिस्टर है, मतलब डी इसकी सिस्टर है, सिस्टर। एंड ई इज द मदर ऑफ डी। ई जो है इनकी मम्मी जी है। हाँ, इनकी जो मम्मी है वो ई है, मदर, डी की जो मदर है। ठीक है, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, सोच के देखो। अपने अगर हम अपने घर में ही रिश्ते नातों की बात करते हैं, तो ये भाई बहन है, इनके मम्मी है, तो इसका मतलब दोनों की मम्मी बनेगी। और इन मम्मी का जो लड़का है उनके बच्चे हैं, है ना भाई। जो माता जी हैं जो मेरी मम्मी जी हैं, तो मैं उनका बेटा हुआ। मेरे बेटे जो है मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो अब मेरी मम्मी के क्या लगेंगे, पोते पोती लगेंगे। तो आपसे बोलता है बी के बारे में, तो बी तो लड़की है, इसका मतलब ये ग्रैंड डॉटर बनेगी। क्या बनेगी, ग्रैंड डॉटर बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फैमिली ट्री का क्वेश्चन था, ये भी इजी होता है यदि आपको कंसेप्ट पता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट तो देख लेते हैं। अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अनुज अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख लेता है, मतलब 45 डिग्री पे देखता है अनुज नॉर्थ ईस्ट पे। ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर एंगल 45 का है, तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, दैट इज ये 45। यहाँ से 45 और यहाँ से 45, टोटल 90 डिग्री चल चुका। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर यहाँ से 180 जाएगा भाई साहब। तो अगर ये यहाँ से 180 डिग्री जाएगा तो ऐसे घूमेगा ना, घूमेगा ऐसे, तो यहाँ पे आ गया अभी। ठीक है, 180 डिग्री। उसके बाद एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। बोले तो अब फिर से उसको 90 डिग्री और जाना है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से 45 फिर 45, तो फाइनली वो इस डायरेक्शन में है। सो विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट होती है, ये जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट होती है। आपको डायरेक्शन वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी। ये एक और बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था कि ए प्लस बी जो है वो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। हाँ, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी वैल्यू हो सकती है। हाँ, कितनी वैल्यू हो सकती है। अब हमारा जो आंसर है वैसे ए और बी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, दैट इज 1 माइनस बी, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए माइनस बी।
क्या यहाँ से हमको कुछ बात पता चल सकता है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का जो रेशियो है वो a माइनस वन और 1 माइनस बी के इक्वल है, 1 माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करना चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी कहा जाएगा कि अगर हम देखो अगर हम वैल्यू पुटिंग करना चाहें तो क्या ये जीरो आ सकता है? एज सच ए और बी के बारे में कुछ जानकारी तो है नहीं कि वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या कोई भी नंबर है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू को 1 डाल देते हैं और बी की वैल्यू को 1 डाल देते हैं, दोनों की वैल्यू 1 डाल के देखो, ये हो जाएगा 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 बराबर है। हाँ? इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो। ठीक है, मतलब अगर हम इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, आपने मान लो ए की वैल्यू 2 लगाई, बी की वैल्यू 1 लगाई, तो क्या आपको इक्वल मिलेगा? ये देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आपको हमेशा क्या बनेगा? ये आपको हमेशा एक फ्रैक्शन पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा फ्रैक्शन पार्ट बनेगा, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 पे ही आपको होल नंबर मिल सकता है। क्या मिल सकता है? होल नंबर या इंटीजर मिल सकता है। बाकी सब में आपको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। यदि आपको मन है सर हम तो एक में 1/2 लगाएंगे, एक बार 1/3 लगा लें, देख लेते हैं। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 5/6। अच्छा, राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो ए की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू 1/3 और ये वैल्यू 1/3 अपॉन 1/2, ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगी 2/3। तो इसका एलसीएम भी 6 आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 13/6। तो ये इक्वल ही नहीं है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज ए और बी 1 1 होंगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाय 100%, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन को जानते हैं, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर हम जानते हैं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एरिया बढ़ गया 100%, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? हाँ, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा इफ। ठीक है, तो आई कैन से जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बेस एरिया होता है, हाँ बेस एरिया के। तो अगर बेस एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हाइट डिक्रीज करनी है, उसने बोला है कि बेस एरिया बढ़ाना है, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज्यादा मतलब एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, 100%। क्यों? क्योंकि अगर ये 100% बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो आप जैसे करना चाहते हैं, कुछ बच्चों को मन है सर करके बता दो भाई। 100% का मतलब होता है कि फ्रैक्शन उसका 1/1, कितना हो गया? 1। मतलब 100% यदि कोई चीज बढ़ गई तो वो पहले से दुगनी हो गई। कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 आपके पास 1/3 A1 इंटू एच। ठीक है, और V2 की अगर मैं बात करूंगा तो अब ये वैल्यू हो गई A2 इंटू एच, क्योंकि हाइट उसने नहीं बोला है कि बढ़ गई या घट गई, हम हाइट को सेम मान लेते हैं, उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो 1/3 और 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एरिया 2 है वो पहले वाले का डबल हो गया ना भाई। डबल क्यों हो गया? क्योंकि 100% यदि कोई चीज़ बढ़ती है भाई, अगर मेरी सैलरी 100% बढ़ गई तो मेरी सैलरी डबल हो गई, क्योंकि पहले मैं 100 रुपये कमाता था, अभी 200 कमाऊंगा, तो 100% का चेंज जब भी होता है तो डबल करना आपको चीज़ों को। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पहले A1 थी और वो जो दूसरी वाली वैल्यू है वो A2 हो गई। तो V1 जो है 1 से 2 हो गया। अगर वॉल्यूम भी डबल हो गया इसका मतलब 100% उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, बट उतना भी मैथ नहीं लगाना था आपको। बस ये सोचना है कि वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर बेस एरिया जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, HCF of two number 25 and other factors of their LCM are
14 एंड 15, सो सम ऑफ द नंबर क्या हो सकता है, मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है 25 और दो नंबर हैं ए और बी। मैंने कल आपको बताया था जो अगर एचसीएफ गिवन होता है तो जो नंबर अज्यूम करने हैं वो 25 या एचसीएफ के मल्टीपल में करने हैं। तो ये मान लेते हैं ये 25x है और ये कितना 25y, ठीक है, ये दो नंबर आ गए जहाँ पे x और y जो है वो को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम बोले तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नथिंग कॉमन, राइट। अच्छा, एंड अदर फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 14 एंड 15, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ का नंबर पूछा तो ये नंबर जो है वो 25x प्लस वाई हो जाएगा भाई। अगर मैं जोड़ूंगा तो 25 कॉमन है, x प्लस वाई। तो उसने दूसरे जो फैक्टर दे रखे हैं, एक 14 दे रखा है और एक 15 दे रखा है। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29 इंटू 25, क्योंकि अदर फैक्टर का मतलब एक जो उसका दूसरा फैक्टर है वो 14 है और एक 15 है। तो ये कितना हो जाएगा 25 में 225, 22 एलसीएम मतलब कैरी आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 22 72। तो 725 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ट्रेन वाला क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 एंड अ कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन 18 से, तो कितनी देर में उसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो अगर दो पर्सन है, दो ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा बी, और ए जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये बी मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये ए मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और इनके बीच में गैप है डी, हाँ डी गैप है। तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, हाँ उनकी रिलेटिव स्पीड, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी या जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट वुड बी ए माइनस बी। बड़े में से छोटे को माइनस करना भाई। अगर पीछे वाला पकड़ना चाहता है तो पीछे वाला तेज भागेगा तभी आगे वाले को पकड़ पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आगे वाला तेज भाग रहा है पीछे वाला धीरे भाग रहा है तो जीवन में नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आगे वाला तो और तेज भागते चले जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वो अपोजिट चल रहे हैं ए और बी, ए मीटर पर सेकेंड और बी मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच में गैप है डी, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, पहले तो रिलेटिव स्पीड इसमें प्लस हो जाएगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम टू कैच रियर कैच करने में कितना गैप कवर करना है डी, और रिलेटिव स्पीड कितने ए माइनस बी, और यहाँ पे टाइम टू मीट दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस कितना डी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोलता है ट्रेन चलती है 140 मीटर, हाँ 140 मीटर ट्रेन है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दे रही है, एंड अ कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन, ठीक है, देयर इज अ कैट, ऐसे कैट भाग रही है, कैट है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं, हाँ जो ट्रेन है वो कैट को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो अगर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना चाहता है तो उसको खुद की जो लेंथ है, ट्रेन को जो खुद की लेंथ है उसी को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब टाइम टू क्रॉस अगर मैं देखूंगा तो इसको 140 मीटर कवर अप करना पड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है 60 माइनस 18, लेकिन ये मीटर में है किलोमीटर में, तो या तो एक काम करते हैं सबको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं या फिर सबको किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, मतलब ये 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है तो ईजी हो गया, 140 इंटू 18 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 42, हाँ 42, तो वो 6 7 42 और 6 3 18 और 7 7 दूनी 14, इसका ये आ जाएगा आपके पास, और ये 5 भी बच गया ना 5, और 5 4 जा 12, और नीचे 5 भी तो बचेगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 3 12, तो 12 सेकंड में जो ट्रेन है उसको क्रॉस कर देगी कैट को, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, रेडियस बढ़ जाए 25%, तो हाइट कितनी कम करें सो दैट वॉल्यूम सेम टू सेम रहे, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं सिलेंडर में V1/V2, तो ये होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई
R2 का स्क्वायर H2, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि वॉल्यूम सेम टू सेम रहे, मतलब V अपॉन V। रेडियस हो गया 25%, तो मान लो पहले यहाँ पे 100x है, अभी ये 25% बोले तो 100 का 25%, 25 होगा तो 125x हो जाएगा। तो आपको H1 और H2 को चेक करना है। तो अगर मैं H1 और H2 का रेशियो निकालूंगा तो ये हो जाएगा 125/100। कैसे हो जाएगा सर? 125 इधर आएगा, 100 नीचे आ जाएगा, दैट इज 5 और 4, 25 से आप डिवाइड कर लीजिए। मतलब पहले हाइट 5 थी तो अभी 4 हो गई, तो कितना चेंज किया हमने? 1 का डिक्रीज किया। कितने पर? चेंज हमेशा ओरिजिनल पर चेक करते हैं, इंटू 100। तो 20% से क्या हो जाएगा? डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ रहा है, तो 20%। ओ, एक और मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक है? क्योंकि आर का स्क्वायर है, ओहो, जो रेडियस है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो V1 अपॉन V2 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, तो ये V अपॉन V, ये हो जाएगा 100x, और 100 से हो जाएगा 125x, और ये 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर लग गया ना इसमें, इंटू H1 अपॉन H2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो सेम टू सेम है। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू H1 अपॉन H2, ये 1/1 के इक्वल है। तो H1 अपॉन H2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 25 और 4 24 16। तो हमने 9 कम कर दिया, हाँ 25 के रेस्पेक्ट में 9 कम कर दिया। तो 9 का डिक्रीज कितने पर? 25 पर, इंटू 100, तो ये 36% डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। ठीक है, बाकी HCF LCM का क्वेश्चन इजी है। सो दैट्स ऑल, सारे के सारे जो क्वेश्चन है 2 पार्ट में मैंने कवर अप कर दिए। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट कर देना, सो दैट मैं आपका सजेशन देख पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स का और रीजनिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे जो सोल्यूशंस हैं वो मैं कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा यूपीपीएससी के लिए, सो दैट आपका जो पेपर का जो एक तरह से प्रिपरेशन है आपको वो भी चेक कर पाओगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।